मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, अभी जुड़ेंगे कुछ देर में। मुन्ना खान साहब का अग्रिम स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बातें बड़ी मार्के की कही। एक तो कहा कि सारे 12 पंजीकृत दल जो हैं बिहार के, उनके सबके अध्यक्ष और महासचिव को तलब करो सुप्रीम कोर्ट। वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? 12 में 3 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट आई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त किए गए 1,60,000 से ज्यादा बीएलए और उनकी तरफ से कुल जमा 3 कंप्लेंट आई। कोर्ट का शब्द उद्धृत करता हूं कि हम हैरान हैं, हैरान। और कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि आरोप मत लगाइए, जमीन पर उतरकर मतदाताओं की मदद करिए, यानी गाल ना बजाओ, काम करो। सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं विपक्ष का रवैया जो चुनाव आयोग को लेकर रहा है, और चुनाव आयोग ने बार बार एक ही बात कही कि जो प्रक्रिया उसने 24 जून से लेकर के और 25 जुलाई तक की, 1 महीने तक जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, और उस प्रक्रिया के तहत जब 1 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज सौंपे, उसके अंदर जो 12 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, नामित जिला अध्यक्ष, वो वहां पर लिस्ट में उनका नाम था। तो वो किस प्रकार से इस बात को बार बार रख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग, कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे चर्चा नहीं की गई, और जबकि उन्होंने ही वो नाम चयन करके दिए, पहली बात। दूसरी बात, लगातार चुनाव आयोग ने इस बात को रखा कि जब हमने आपका जो वोटर लिस्ट है, जिसमें एमएलए उसकी बात हो रही है, बीएलओ की बात हो रही है, इस तरह की बात हो रही है, तो जब हमने 1 तारीख को आपको सौंप दिया, जितनी भी आपत्तियां हैं, कह रहे हैं कि 65 लाख अगर वोट कटे हैं, 65 लाख में ऐसा विपक्ष का आरोप तो ऐसा होना चाहिए था कि उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बड़ी गलतियां चुनाव आयोग करता और ये ले जाके थोप देते चुनाव आयोग के कमरे के अंदर। चुनाव आयोग के पास जाते 15-20 लाख नाम लेकर के कि ये रहा जी, देखिए फर्जी वाला है, ये हुआ है और ऐसी ऐसी बात है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दस्तावेज पेश किए गए, जो सबूत पेश किए, उसके अंदर भी मात्र 3 लोगों की कंप्लेन निकल करके आ रही है पुख्ता रूप से। उसके अंदर भी कोई भी ऐसा प्रमाणिक तौर पर विपक्ष के पार्टियां जो इल्जाम सड़कों पर लगा रही हैं, संसद के अंदर जिस बात पर चर्चा करना चाह रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर के उसको सबूत नहीं दे पाई वहां पर पुख्ता तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया ये हवाई बातें बंद करिए। चुनाव आयोग को, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कह के देखिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको वहीं पर जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन चुनाव आयोग तो इस देश के अंदर एक ऐसी संस्था है जिसको कोई भी चुनाव में हारा तो मुंह उठा करके आपने कुछ भी बोल दिया। आप ही ने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में वोट की चोरी हुई है साहब, तो वही तो एसआईआर करने के लिए उन्होंने चालू किया बिहार चुनाव के पहले। आऊंगा दोबारा आपके पास, राजनीतिक दलों के पास चलता हूं। अशोक यादव जी, जो बात पहले कही वो तो आपने सुनी, उसमें इतनी बात जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग की तारीफ की 2 मसलों पर। एक, उसने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे आदेश का अक्षरशः पालन किया, एक। और दूसरा, उसने कहा कि चुनाव आयोग ने विस्तृत हलफनामा दायर किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इससे भी प्लीज्ड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक विस्तृत हलफनामा भी दायर किया, जिसके लिए राजनीतिक दल भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने बोल दिया यही हलफनामा है, अब हम हलफनामा देंगे, हमारा नाम नहीं जानते, हमसे हलफनामा मांगोगे। लेकिन खैर, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया और कोर्ट ने उसको मेंशन किया। मूल प्रश्न जो आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ वो ये कि 1,60,000 बीएलए और 3 शिकायत आई लिखित पढ़त में, और कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने में सब लोग व्यस्त हैं, राजनीतिक दल बड़े बड़े आरोप लगाने में, लेकिन जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इन सबको नोटिस करो और तलब करो 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों के लिए तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में अच्छा नहीं रहा। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा आज आदेश दिया है। इस आदेश का हम लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जो एक आदेश जो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भी दिया था,
देखिए, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ से जो चोरी के रास्ते इन्होंने बनाए थे, वो एक एक रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट सील लगाता हुआ जा रहा है, सील पैक, सील कर दे रहा है कि जैसे चूहा बिल खोद के घुसता है कोई चीज उतरने के लिए, तो चूहे घुसने की जगह पर सुप्रीम कोर्ट सील कर दे रहा है। एक उसने सील किया 14 अगस्त को, जो चुनाव आयोग ने कहा, अपने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि हम 65 लोगों के नाम भी नहीं बताएंगे और किस वजह से हटाए ये भी नहीं बताएंगे। वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने टैपिंग कर दी, भैया बेटा तुम्हें तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को तो आप बताओगे। दूसरा चुनाव आयोग मोदी सरकार का जो था कि एक्सक्लूजन, अधिक से अधिक वोटर्स का एक्सक्लूजन किया जाए, अधिक से अधिक वोटरों को बाहर किया जाए जी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टैप लगा दिया, कहा कि नहीं, आधार कार्ड को आप 12वां सबूत मानते हुए उसको आप शामिल करो। तो जो दो चोरी के बड़े रास्ते थे, उन दोनों चोरी के बड़े रास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। फैसले को भी एक तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे अरे हैं। सुन लीजिए, ठीक, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ जी, अमिताभ जी दो बहुत बड़े फैसले रहे। तो इन दोनों फैसलों से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार का जो नापाक गठबंधन था, कि अभी तक इतिहास में, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतिहास में आप देखेंगे कभी भी चुनाव आयोग की ये मंशा नहीं रही है एक्सक्लूजन का, वोटों को काटने की मंशा नहीं रही है। हाँ, जो गलत वोट थे, जो मरे हुए लोग थे, वो तो हमेशा से कटते आए थे, लेकिन एक मास में चुनाव आयोग का ऑब्जेक्टिव यही हो जाए कि हमको एक्सक्लूजन के लिए ही रिवीजन करना है, पुनरीक्षण करना है। ये कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग और सरकार ने एक्सक्लूजन के लिए अधिक से अधिक वोटरों के नाम काटने के लिए एसआईआर का तरीका अपनाया। हमें तरीके से, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अशोक भाई, तो ठीक है, शुरू से ही हो रहा है एसआईआर। ठीक है अशोक भाई, मेरा आपने SIR सारी के अच्छी तरीके से बातें कही, अशोक भाई सारी अच्छी बातें कही, लेकिन दो मासूम से सवाल मैंने उठाया, तो उस पर एक एक पंक्ति कह दीजिए, बाकी आपकी कोई श्रद्धा है। उसने कहा 1,60,000 BLA अंताक्षरी खेल रहे थे बिहार में, 3 कंप्लेंट आई मेरे पास। ये आप लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है जो लोग यात्रा निकाल रहे हो वहां? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भाजपा ने नहीं कहा, न चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3। और दूसरी बात उसने कही, आरोप लगाते दुनिया में घूम रहे हो, जमीन पर काम क्यों नहीं करते हो, कहा, और कहा इनको सबको नोटिस इशू करो और हलफनामा लेके आए 8 तारीख को हमारे पास। ये क्या है, इस पर आपकी निगाह गई अशोक भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, आपको याद होगा, जैसे ही राहुल गांधी जी ने आयोग ने क्या किया हमें याद नहीं, मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1,60,000 BLA और 3 कंप्लेंट, कहा कि नहीं कहा? हाँ या ना? साहब जी, मैं बता उसी सवाल पे था। जब हमको ये पता रहेगा कि किसका नाम कटा है, तभी तो हम उस पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। जब हमको खुद नहीं पता है कि कौन उस वोटर लिस्ट में शामिल है, कौन नहीं है, तो हम कैसे कंप्लेंट कर देंगे? अभी तो जब चुनाव आयोग ने 14 अगस्त के बाद, जब सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है, जब 14 अगस्त के बाद, ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। अशोक जी की ये जानकारी गलत है, ये तथ्य ठीक नहीं है। नाम पब्लिक होने से पहले आप कभी ननकू को, कभी रज्जाक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते रहे कि इनका वोट कट गया, इनका वोट कट गया, ये जिंदा है, ये मर गए, ये मरे जिंदा हो गए, ये जिंदा मर गए, ऐसा आप करते रहे ना, और आप साधु हो गए एकदम, बोले हमें पता ही नहीं था कुछ, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं वोट किसका है किसका नहीं। नहीं भाई, आप तो सब, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरी दुनिया में नारे लगाते घूम रहे हो, आरोप उछालते घूम रहे हो, जमीन पर काम नहीं कर रहे हो। ये बड़ी टिप्पणी है और कड़ी टिप्पणी है अशोक भाई। 1,60,000 लोग क्या कर रहे थे? ड्राफ्ट रिपोर्ट, ड्राफ्ट लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट आए कितने दिन हो गए? 1 तारीख को आ गई थी ड्राफ्ट लिस्ट। उसमें जिसका नाम नहीं, उसके पक्ष में आप खड़े हुए नहीं खड़े, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई आप बात को घुमा रहे हो। यही तो उसने कहा कि 1,60,000 लोग क्या कर रहे हैं बिहार में। और मुन्ना खान साहब के पास चलूं, फिर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सारे 12 जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, इनके अध्यक्ष, मैं सुप्रीम कोर्ट को उद्धृत कर रहा हूं, अध्यक्ष और महासचिवों को नोटिस भेजिए
8 तारीख को हाजिर हो और हलफनामा दायर करें। ये बड़ा कड़वी बात कह दी मुन्ना भाई। आप लोग आजकल हलफनामा ही पे एकदम बिल्कुल आग बबूला हो। बोले हमारे कंठ को ही हलफनामा मानो। बोले क्यों? बोले हम एक बार शपथ ले चुके विधानसभा में, लोकसभा में, इसके बाद तो शपथ कहीं लेते नहीं, देते नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनी नहीं। उसने कहा कि नहीं, शपथ पत्र दायर करिए, अध्यक्ष आए, जनरल सेक्रेटरी आए, शपथ पत्र दाखिल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ पत्र दाखिल करना होगा। मुन्ना भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने कही जी। पहली बात तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट हमें बोलने दिया जाए बगैर रोके टोके। जी। हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी है। उत्तर प्रदेश में कहावत है कि कोई भी कुछ कर ले, ननकू कर ले, रामू कर ले, इसरार कर ले, राम कर ले, रहीम कर ले, पिलर तो वही गड़ेगा जहां मैं चाहूंगा। यही हाल आज देश का है, देश के गृह मंत्री का है। आज पक्ष और विपक्ष, सरकार में और विपक्ष में इसी बात की लड़ाई है। विपक्ष चाहती है कि पारदर्शिता कोई भी बात हो, सरकार कहती नहीं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। अब आप एक बात का बताइए, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जो आदमी 2018 से 2021 तक गृह मंत्री का सचिव रहा हो, 2021 से 2024 का मंत्रालय में सचिव रहा हो, जो अमित शाह के अंदर मंत्रालय आ रहा है, उससे आप क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष बात करेंगे? क्या वो देश हित में बात करेंगे? अगर ये इतनी ही ईमानदार भारतीय जनता पार्टी थी तो सीजीआई के नामों को क्यों हटाया गया? क्यों अमित शाह ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा आदमी इसमें चुनाव आयोग बनेगा? आज क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा है? दूसरा जवाब आपका कि आप जाकर के वहां हलफनामा दें। भाई अखिलेश यादव जी पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? नहीं बताइए, अगर हिंदुस्तान के वो नहीं है। मुन्ना खान साहब, हम तो बता ही देंगे, आप अपनी बात कह नहीं, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो, मैं बात मेरी पूरी होने दी। अखिलेश यादव जी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 18,000 हलफनामों का चुनाव आयोग ने जवाब आज तक क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर राहुल गांधी जी के सवालों के लिए हलफनामा देना होगा तो क्यों खामोश है अनुराग ठाकुर के सवालों पे? क्यों चुनाव आयोग ने चूड़ियां पहन ली है, हक बात नहीं बोल सकता? क्या जायज बोलने के लिए उसे नहीं बिठाया गया? बार बार कह रहे नहीं, ये संस्था स्वतंत्र रूप से काम करती है। कैसी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करती है कि ननकू को बोल दो ना, अश्यामू को बोल दो हाँ? ये नहीं चलेगा, आपको दोनों को बोलना होगा। एक को तो आप डांट रहे हो, दूसरे के पीठ थपथपा रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया बोला। क्या अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग को चोर नहीं कहा? जो वोटर लिस्ट इकट्ठा करने में, जो नामों को चिन्हित करने में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को 6 महीने लग गए, वो 4 लोकसभा 3 विधानसभा के नामों को इकट्ठा करने में अनुराग ठाकुर को मात्र 3 घंटे लगे। भाई आप रुकना होगा, 2 मिनट से ज्यादा हो गया, निर्बाध 2 मिनट से ज्यादा आपके सम्मान में। बीजेपी के पास चलूं, उससे पहले 2-3 बातें कहूं। मुन्ना भाई ने बताया कि जी चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए। अशोक भाई आप भी सुनिए, बड़ी रोचक बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अपने जीवन के चौथे चरण में टी एन शेषन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक दिन रात को प्राइम मिनिस्टर का फोन आया। ये सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे शेषन। मुन्ना भाई कह रहे ना कि अमित शाह का सेक्रेटरी रहा, फलां का सेक्रेटरी रहा, उसको क्यों बनाया? MS गिल ओलंपिक के खिलाड़ी थे? नहीं। नवीन चावला अमेरिका में रह के अधिकारी थे? नहीं ना, सब भारत सरकार में कबड्डी खेल रहे थे। नसीम जैदी क्या थे? RK त्रिवेदी क्या थे? मैं गिनाऊं नाम? आप लोगों को ABCD नहीं पता? तो खैर शेषन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का फोन है। अशोक जी सुन लीजिए, आपके भी लिए बड़ी रोचक जानकारी होगी। मतलब यहां नहीं, शो के बाद आप जरूर हंसेंगे कि यार कितनी, बताओ क्या देश था साला ये है। और बोले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शेषन, वो फर्स्ट नेम से बुलाते थे, बोले शेषन CEC को फोन करके बोलो कि इस डेट्स, इन डेट्स पर इलेक्शन होगा। तो शेषन ने कहा कि सर वो ये तो चुनाव आयोग तय करता है, ये सरकार का, ऐसा उन्होंने हल्का सा कुछ, ये शेषन कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। राजीव गांधी ने कहा जो मैं कह रहा हूं उतना CEC से कहिए।
ये थी चुनाव आयोग की निष्पक्षता। मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी की पार्टी इस मामले को लेकर राजीव गांधी की आलोचना करेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि उसे चुनाव आयोग में पक्षपात मंजूर नहीं। अगली बार जब मैं अशोक जी के पास आऊंगा तो मुझे लगता है वो राजीव गांधी की आलोचना में कुछ ना कुछ जरूर कड़ी बात कहेंगे। मुन्ना भाई तो नहीं कहेंगे, वो तो उसी पार्टी के, लेकिन अशोक जी कहेंगे कि ऐसा पाप नहीं होना चाहिए था। और मुन्ना भाई अगली बार ये बताएंगे नवीन चावला से लेके गिल साहब से लेके नसीम जैदी और आर.के. त्रिवेदी तक ये अंतरिक्ष से आए थे लोग। इस सरकारी मंत्रालयों में बाबू नहीं थे, ये सरकारी मंत्रालयों में मंत्रियों के बाबू नहीं थे। अरे जानकारी तो रखो महाराज, ये भी उसी गांव से आए थे, ठीक ना। खैर, अवधेश पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दल भाषण में व्यस्त हैं, आरोप लगाने में व्यस्त हैं, जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रहे, अन्यथा 1,60,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तैनात हुए बिहार में और मसले आए 3। अवधेश पांडे, ये बड़ा विचित्र है, हम ही नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि हम स्तब्ध हैं, हम हैरान हैं। राजनीतिक दल फिर भी हैरान नहीं है। देखिए अमिताभ जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसकी सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। और जिन लोगों ने बिना किसी सिर पैर के अफवाह फैलाने के उद्देश्य से, भ्रम फैलाने के उद्देश्य से पूरे बिहार और भारतवर्ष के वोटरों के साथ गद्दारी की, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। 1974 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। ऐसे ही कुछ खानदानी चोर और चारा चोर आज संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम से निपटने के बाद जब सरकार बनाने की बात हुई तो नेहरू और पटेल के बीच में वोट पड़ा। 12 कमेटियों ने कहा, कुल 15 कमेटियों ने, कि पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उस समय वोट की चोरी करके गांधी जी के हस्तक्षेप से नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए। वही वोट चोरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर करना चाहती है। 1954 में भंडारा लोकसभा का चुनाव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर वहां से कैंडिडेट हुए। अंबेडकर के पीएस को तोड़कर कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया और भारी वोट चोरी करके बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। वो कांग्रेस आज चोर मचाए शोर की तर्ज पर वोट चोरी की बात कर रही है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करके इमरजेंसी लगाने की बात की और जिन लोगों ने लगातार, आज अभी सीईसी की बात हो रही है, अरे पूछिए रामकृष्ण त्रिवेदी के बारे में, पूछिए एमएस गिल के बारे में कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नर बनाया गया, उनको राज्यसभा का सदस्य बना करके सम्मानित किया गया। तो आज जो ऐसे लोग जो खानदानी चोर हैं और जो चारा चोर हैं, ये मिल करके सड़क पर चोर मचाए शोर की यात्रा कर रहे हैं। अब मैं आता हूं निर्वाचन की बात पर। आज ये जो दोनों हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार में इनके बीएलए भी तैनात हैं, क्योंकि इनका ग्रास रूट पर कोई संगठन नहीं है, इनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, तो इनके बीएलए कैसे बनेंगे। हर बूथ पर एक बीएलए की नियुक्ति होती है और जो राजनीतिक दल जागरूक होते हैं वो पहले से ही जो नहीं, बिहार में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता की कमी हो सकती है। सपा तो खैर वहां ज्यादा है नहीं, लेकिन आरजेडी के पास तो है ना कार्यकर्ता। अवधेश जी, बिल्कुल अमिताभ जी, कार्यकर्ताओं का मनोनयन बूथ स्तर पर बीएलए के रूप में होता है। वो बीएलए फॉर्म 6 भरकर नए वोटों को जोड़ना, नाम का करेक्शन कराना, एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ, जो 3 ऐसी श्रेणी है, उनको वोटर लिस्ट से निकालना, जिनके नाम का दोहराव हो गया है उनका छांटना, और जो मृतक हो गए हैं, नाम बार बार आता है, ऐसे लोगों को निकालकर एक फ्रेश मतदाता सूची बनती है। और जो वोट बनाने के लिए निर्धारित बीएलओ होते हैं, वो संबंधित, चाहे वो पंचायत का स्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, वहां पर बैठकर लगातार इसका संशोधन करते हैं और अंतरिम प्रकाशन करके पूरे गांव में वो जाते हैं, डोर टू डोर मार्किंग करते हैं कि आपके घर में ये वोट था, ये नहीं है। पूरा एकदम कायदे से काम होता है पूरे देश के अंदर, और इनको पता ही नहीं कि कितने वोट बन गए, कितने कट गए। बीएलए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता।
इनके सेक्रेटरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, इनके जिलाध्यक्ष कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। नेता इनके निकलते हैं और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से, अफवाह फैलाने के उद्देश्य से हलफनामा तो देते हैं, लेकिन एक बार देते हैं कि इस देश में राम नहीं थे, राम तो काल्पनिक थे, इसका हलफनामा देंगे। लेकिन किस बूथ पर, किस पोलिंग स्टेशन पर, किस एपिक नंबर पर किस मतदाता का नाम नहीं है, उसका हलफनामा नहीं देते। 3 हलफनामा उत्तर प्रदेश में सपा ने दिया था चुनाव के पहले, तीनों का निस्तारण पहले से ही हो गया था। इनको मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी इनको झेलनी पड़ी। और इसी तरह से बिहार के अंदर आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है तो इनको लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जिस महिला को बरगला करके, फुसला करके ये लाए थे कि चलिए बता दीजिए कि हमारा वोट नहीं है, वो महिला आई और उसने कहा नहीं भैया हमारा तो वोट है। जिनको एपिक रेशियो नहीं पता है, जिनको आबादी मतदाता का प्रतिशत नहीं पता है, जिनको एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ वोट का पता नहीं है, जिनको बीएलए की शक्तियों का पता नहीं है, जो बीएलओ का मनोनयन नहीं करते, आज वो सड़क पर चोर मचाए शोर, जी ठीक है अवधेश भाई, अभी रुकना होगा। मैं ठीक है, रुकना होगा। मैं सौरभ दुबे के पास चलूंगा। सौरभ जी ठीक है, अवधेश भाई दोबारा मैं आता हूं। एक बुनियादी बात अशोक जी ने कही थी, लेकिन वो तथ्यात्मक तौर पर थोड़ी कमजोर बात है। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाम काटने के लिए समीक्षा हुई हो, ये गलत है। जब भी वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब भी अशोक जी आप भी सुन लीजिए, जब भी वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई उसमें इंक्लूजन और डिलीजन दोनों हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम ना कटे, केवल बढ़ते जाओ, बोले इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं हुई, संभव नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ 1952 से लेकर आज तक। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात से नाराज है लोग कि काट क्यों रहे हो, जोड़े जाओ जोड़े जाओ। अब बोले जो नहीं रहे बोले उनको चलने दो, उनसे तुम्हें क्या दिक्कत है? सौरभ दुबे, वोटर लिस्ट जब भी ऑल्टर हो, जब भी संशोधित होगी, परिष्कृत होगी, कुछ नाम जुड़ेंगे और कुछ नाम कटेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? देखिए अमिताभ जी, चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है। अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ता है तो निश्चित तौर पर जो पुराने नाम हैं, जिनके जो वोट नहीं कर रहे हैं, जिनके जो मृत लोग हो गए हैं, उनके नाम तो कटेंगे ना। ये तो लॉजिकल, कोई भी बच्चे को भी आप समझाएंगे वो समझ जाएगा कि जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो वोट देने ही नहीं आ पाएंगे। वो स्वर्ग लोग सिधार गए हैं तो उनका नाम कैसे वोटर लिस्ट में हो सकता है? और वो 16 लाख के आंकड़े भी चुनाव आयोग ने दे दिए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी, जो राजनीतिक प्राणी है, वो सिर्फ ये शोर मचाने का काम कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, मुन्ना खान जी ने बड़े आराम से कह दिया, एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा दिया। भाई, मैंने भी मंत्रालय में काम किया, मैं तो ये जानता हूं कि जो मंत्रालय का सेक्रेटरी होता है वो किसी जमाने में एक अव्वल दर्जे का आईएएस होगा और तमाम उपलब्धियां हासिल करके एक मंत्रालय का सेक्रेटरी बनता है। और अगर कोई योग्य व्यक्ति है, उसी को कोई गृह मंत्री अपना जो है वो सचिव बनाता है, निजी सचिव बनाता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर योग्यता होती है। देखिए, संवैधानिक संस्था का जब उसको मुखिया बनाया जाता है या वो सौंपी जाती है तो उसकी बाकायदे जांच होती है कि कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, तमाम उसकी विजिलेंस की जांच होती है। उसके बाद उस पद पे जो है उस पद को ग्रहण करता है। तो मुन्ना खान जी को इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर आक्षेप लगाने से आपका कद नहीं बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अशोक यादव जी जो कह रहे थे लगातार कि अशोक यादव जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ऐसा कहा। मैं तो अमिताभ जी कहता हूं कि अशोक जी, अगर अमिताभ जी से ही आधा कंटेंट ले लें तो उनको इतना समझ में आ जाएगा कि जो बातें वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं है, उसको भी तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर पेश किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आपकी आपत्तियां हैं वो नाम कहां पर है। भाई, आपत्तियों के 1.5 लाख बीएलओ के नाम पर आपकी सिर्फ 3 आपत्तियां हैं। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, ये एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, आरजेडी की। इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि भाजपा आएगी, लोकसभा, ये संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब वही ठीक चुनाव के पहले एक तैयारी है इनकी, कहा जा रहा है कि नहीं नहीं भैया, वोटर
लिस्ट से नाम काट दिए गए ताकि ठीक। बिहार की जनता को सामने एक भ्रम का भूत खड़ा किया जाए, और भ्रम के भूत को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अब आधार कार्ड मान्य होगा। मैं तो कह रहा हूं अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद आज आपकी 5 बजे की डिबेट में 3 घंटे का समय था, कम से कम कुछ आधार कार्ड अशोक यादव जी इकट्ठा करके लाए होते, कम से कम कुछ आधार कार्ड मुन्ना खान जी ले आए होते, अपने आरजेडी वहां सबसे बड़ी पार्टी है उनके मित्रों से मांग लिए होते, आपके चैनल पर ही पुख्ता सबूत दे दिए होते, करोड़ों लोग दर्शक है कम से कम वो देख लेते। एक भी तथ्यात्मक रूप से ना अशोक यादव जी ना मुन्ना जी अपनी बात को रख पाए। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सौरभ फैसला आ जी गया। ठीक है, मुझे सौरभ भाई चुनाव आप आयोग रुकना होगा, मैं के अशोक ऊपर भाई पर चलूंगा। अशोक जी एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक हुई 1 तारीख को, ठीक, आज तो मेरे ख्याल से 25-26 है, नहीं कितनी है आज, 22, 1 तारीख को पब्लिक हुई। उसके बाद छोटा चैनल, बड़ा चैनल, यूट्यूबर, सब ने, अखबारों ने, सब ने छापा राम खिलावन जिंदा, राम खिलावन का नाम नहीं, राम खिलावन की पत्नी का नाम, राम खिलावन का नाम नहीं, आदि आदि 85 केस चले मीडिया पर, अखबारों में, यूट्यूबर्स ने दिखाए अलग अलग, ठीक, 2-4-5 हजार केस तो कम से कम सुर्खियों में आए। आपके लोग चना मुरमुरा खा के, भूजा खा के इन्हीं 2-4-5 हजार को सुप्रीम कोर्ट ले आते, तब भी इज्जत बच जाती थोड़ी बहुत। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो तमाचा नहीं मारता कि 1,60,000 लोग, और लाए क्या 3 आपत्ति, और मंच पे क्या कह रहे हो, लूट लिया जी, सब बर्बाद हो गया जी, पूरी प्रक्रिया लूट गई। तब आयोग ये, तब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल पाता। अगर आपने 10,000 आपत्तियां भी जाहिर कर दी होती, ये आपत्तियां हमने चलाई, दूसरे चैनलों ने चलाई, यूट्यूबर्स ने चलाई, अखबारों में छपी, आपके बीएलए वो आपत्तियां भी लेके नहीं जा पाए। ये कैसे आप बात कह सकते हो कि किसी को पता ही नहीं था, नाम कट गया। जब वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट आ गई मित्र, तो सबको पता लग गया किसका नाम है और किसका नहीं है। अशोक जी साहब जी, चुनाव आयोग ने जी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट फॉर्मेट को छुपाया और उसकी स्कैन्ड कॉपी अपनी वेबसाइट पर लगाया। इसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे पाया क्योंकि फिर मशीन भी रीडेबल को सभी लोग पढ़ कॉपी लेंगे। प्रिंट आप होके, कॉपी हार्ड कॉपी प्रिंट होके सबके हाथों में थी, मीडिया वालों के हाथ में थी, आपके हाथ में नहीं थी। सिलेक्टेड लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की। अच्छा, आप पूरा आप पैसा पार्टी चला रहे हो वहां, आप इतने बौरे हो कि आपको कॉपी नहीं मिली? गुड्डू और पप्पू के पास कॉपी घूम रही थी। अमिताभ जी, आपके सारे सवालों का जवाब जो आप जानना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात पर जो अपनी इच्छा जाहिर की है। जो भी राजनीतिक दल वहां पर बिहार में है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए, उसके आदेश पर जो भी आपत्तियां हैं, जो भी एफिडेविट है, सब वहां सबमिट करेंगे टाइम फ्रेम में। और अभी हमारे सौरभ भाई ने कहा कि कोई सबूत नहीं लेके आए, यहाँ करोड़ों दर्शक हैं, तो मैं तो देखिए सबूत भी मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको ट्वीट पे लगाया था, इसमें हेडिंग में पढ़ देना, कुर्मी समाज के वोट की डकैती, पाल और बेलवंशी समाज के वोट की डकैती। ये सबूत है, एफिडेविट है, इसकी हार्ड कॉपी भी मैं दे दूंगा। और दूसरा, मौर्य समाज और राजभर समाज के वोट की डकैती, ये देखिए दूसरा सबूत, मौर्य समाज और राजभर समाज के वोटों की डकैती। ये दो एफिडेविट में लेके आया हूँ, तो मेरे पास आप जो कहेंगे सारे सबूत मेरे पास है, मैं पूरा लेके बैठता हूँ। अच्छा, तीसरी बात आपने कहा कि शेषन साहब के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, भाजपा क्या नारा शेषन साहब के बारे में राजीव गांधी के खिलाफ बोलना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि टेल ईसी, हाँ, ईसी को बोलो इन डेट फॉर इलेक्शन होगा, बकौल शेषन। अमिताभ जी, भाजपा का नारा है, आरएसएस का नारा है, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम, उसके बाद सब चीजें। लेकिन जब ये नारा लगाते हैं उसी समय देश के लोकतंत्र को पैरों तले रौंदते हैं। अच्छा, इसका राजीव गांधी घटना से कोई ताल्लुक है? मैंने राजीव गांधी का विषय पूछा, आप कहां जा रहे हैं महाराज? चलो खैर, प्रणाम है। अरे बता तो रहा हूं मैं, ये काम वो पार्टी कर रही है, ये काम वो पार्टी कर रही है जो झंडा बुलंद करती है राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। वो पार्टी को मैं स्थिति बता रहा हूं
कि राष्ट्र प्रथम बोल करके राष्ट्र के लोकतंत्र को रौंदा जा रहा तो है। आपके लिए भी राष्ट्र होना प्रथम चाहिए। बोल ठीक के है, राष्ट्र रुकना भाई, सौरभ रुक जाइए। को अशोक जी, चला जा ठीक रहा है, मैं जानता हूं। देखिए अशोक अमिताभ भाई, जी, ठीक है, मैं जानता हूं बस आप 10 सेकंड राजीव देखिए, गांधी पर आप- टिप्पणी नहीं कर सकते, नई चीज मैं बता जानता रहा हूं, हूं, नई चीज बता दे रहा हूं। क्योंकि अभी अलायंस है, अलायंस टूट जाए तो कर सकते हो, आप में साहस है, लेकिन अभी नहीं करोगे, अभी तो मामला ऊपर से गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बोलो, ठीक है। मैंने कई उदाहरण दिए, भारत के जितने मुख्य चुनाव आयुक्त बने वो किसी न किसी मंत्रालय में सचिव थे या किसी मंत्री के यहाँ ओएसडी थे, पीएस थे। कहां से लाओगे? वही ना लोग हैं। और जो लोग राजीव गांधी के समय में पीएमओ में थे या इंदिरा जी के समय में पीएमओ में रहे, वो उनके हटने के बाद भगा दिए गए? नहीं ना, वो भी भारत में कहीं ना कहीं पदों पर रहे ना। कैसा तर्क देते हो यार, कहीं तो कुछ मजबूत चीज लाओ। अशोक भाई ने कहा कि रीडेबल नहीं है। आप लोग तो अभी जवान हो, 70 साल के बूढ़े मैंने देखे यूट्यूबर्स को पूरी लिस्ट दिखा रहे, बोले भैया यहां देखो ये रामकली का नाम लिखा है और श्यामकली का नहीं लिखा है। उनके पास लिस्ट थी। राजनीतिक दल इतने बौरे हैं, इतने बउआ हैं, लिस्ट ही नहीं मिली हमें, क्या करें, कहां से लाए लिस्ट? और गली गली मारी मारी फिर रही थी ड्राफ्ट लिस्ट बिहार में। यूट्यूबर्स हाथ में लिए घूम रहे थे, चैनल के रिपोर्टर्स हाथ में लेके जा रहे थे बूथ वाइज। कहां से आई लिस्ट? अजब बना दिया माहौल, बोले लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं आई। मुन्ना खान साहब, जिस हलफनामे से आप इतना चिढ़ रहे थे, मुंह का स्वाद आपका कसैला होता था हलफनामे का हाथ सुन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 तारीख को हाजिर होना जब फिजिकली, तो हलफनामे के साथ आना होगा। यह नहीं चलेगा कि मैं एक ही बार शपथ लेता हूं लोकसभा में या राज्यसभा में। मुन्ना भाई, मान लो ये कोई और कहता तो लानत में लानत हो जाती है आपके द्वारा उसकी। अब सुप्रीम कोर्ट की तो लानत में लानत नहीं हो सकती, वहां तो लेके जाना पड़ेगा। अमिताभ जी, आप एक चीज की तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप बात करते करते राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक जाते हो, लेकिन आजादी के दौरान आप नहीं जाते। आपने राजीव गांधी की बात नहीं, राजीव गांधी और नेहरू बराबर है क्या? नेहरू जी और राजीव गांधी बराबर नहीं है भाई, वो रिश्तेदार हो सकते हैं लेकिन वो बराबर थोड़ी ना हो सकते मित्र। क्यों गुस्सा करते हो? अब मैं क्यों गुस्सा करता, आप सुन तो लो। बात करते करते आप राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी चले जाते, लेकिन आजादी के दौरान नहीं जाते, क्योंकि आजादी के दौरान की जो इनकी हरकतें थी, इन चाटुकारों की, इन गुलामों की, इन पेंशन पे पलने वालों की, वो सबको पता है, इसलिए आप नहीं जाते हो, बचाते हो, कोई बात नहीं। देखिए, सवाल ये नहीं कि पीछे काल में सरकार ने क्या किया, आज हम कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? या तो आप खुल्लम खुल्ला बोलिए, जो अभी जनाब कह रहे थे कि खानदानी चोर है। अरे मैं अहमदाबाद में हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में बर्तन चोरी की, गहने चोरी की, जिसके ऊपर नारे लगे चोरों के, और पता नहीं 35 साल 40 साल कहाँ रहे, कहाँ खाए, कहाँ घूमे, क्या किए, किसके चुराए, किसके दिए, पता नहीं है। प्रयोग नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। आपके ऊपर जो बताइए, कह रहे बर्तन चोरी किए, गहना चोरी किया, आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री के ऊपर क्या कह रहे हैं आप? बर्तन चोरी किए, गहने चोरी किए प्रधानमंत्री ने, क्या प्रमाण है आपके? आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, क्या प्रमाण है आपके? आपने कहा प्रधानमंत्री ने बर्तन चोरी किए, गहने चोरी किए, क्या प्रमाण है आपके पास? आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, आप अगर आपके पास सबूत है इस बात को रखिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को गहने चोरी की है, आप प्रधानमंत्री चोर, हाँ प्रधानमंत्री चोर है, शब्द के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आप लोग संवैधानिक संस्थाओं का पालन करते हैं। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी का सम्मान करता हूँ, मैं सोनिया गांधी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की अभद्रता, इस तरह की जिस तरह की आप लोग तमीज से बात किया करो, इसका चरित्र दिखाता है, आपका चरित्र कितना काला है, आपके शब्द कितने काले हैं। प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग करना आपको शर्म नहीं है। राहुल गांधी का सम्मान करता हूँ, मैं सोनिया गांधी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, माफ करिएगा। देखिए, दलालीगिरी बंद करो और निष्पक्ष बात करो। ये दलालीगिरी नहीं चलेगा यहाँ। दलाल बनते रहते हो कि देश में चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े होते हो, चोर के साथ चोर, चोर के दाढ़ी में तिनका। शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। चोर चोटों की सरकार है, चोरी से सरकार बनी है,
आज इनको कांग्रेस के चोर चरित्र कहा को जाएगा। दिखा रहे हैं, वो आज लगातार इनको इस तरह चोर के कहा जाएगा। इनके जानी चरित्र जाती को है। सब जानते हैं, इनके कि वो इस चरित्र तरह को के सब जानते हैं। बचपन में क्या प्रधानमंत्री किया, जवानी में यासी की, बुढ़ापे में क्या कर रहा है, ये कहने समझाने की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए अयासियों को समझाने की जरूरत नहीं माफी मांगनी है। चाहिए। ये इन अयासियों के लिए चुन के कहने आए की हुए जरूरत नहीं प्रधानमंत्री है। हैं। दलालीगिरी बंद करो, ये दलालीगिरी नहीं आपने चलेगा। एहसान करके नहीं आप बनाया, आपके निष्पक्ष एहसान बात के लिए नहीं करो बनाया और प्रधानमंत्री राजनीतिक को। जनता ने विश्लेषक चुन के पार्टी बनाया के है। पक्ष लेकर के बात प्रधानमंत्री के करते लिए हो, कई शर्म शब्दों आनी का चाहिए करिए, बेशर्म। माफी मांगिए। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, दलालीगिरी इनसे करने माफी वाले तो करवाइए। दलाल बीजेपी के इनसे दलाल कहिए नहीं कि है। माफी मांगे उन शब्दों के लिए। बीजेपी के प्रधानमंत्री दलाल के ऊपर इन्होंने कहा बर्तन बीजेपी चोरी करते हैं, अरे प्रधानमंत्री को चोर है, इस तरह का चोर उपयोग है, करते मैं हैं। कह रहा हूँ। इनको कहिए माफी मांगे। चोर आपको है, माफी मांगनी चाहिए। चोर है, आप कांग्रेस का वो काला चोर चरित्र है, दिखा रहे हैं, वो लगातार चोर उन पर है, वो है, चोर चाहे वो मौत है, का सजा कहा गया चोर प्रधानमंत्री है, को। और आप लोगों ने चोर जितनी है, गालियां दी है मोदी को, मोदी जी चोर को है, जनता ने उतना मैं प्यार कह दिया रहा हूँ है। चोर है, जितनी आप गालियां देंगे, चोर है, जनता उतना ही प्यार चोर देगी। है, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चोर है, आपको चोर करारा है, तमाचा चोर पड़ते है, मिला जो प्रधानमंत्री है। चोर है, सुप्रीम कोर्ट चोर ने है, तुम्हारा चोर है। करारा तमाचा मारा और है। वो आज बचपन सुप्रीम से ही कोर्ट ने चोर आपकी है। बातों पर करारा तमाचा मारा अरे है। बचपन जब से आप ही चोरी की आदत है। चोर है, एक भी चोर सबूत है, है, चोर है, आप चोर डिबेट है। के अंदर एक तुम्हें भी सबूत मिर्ची है क्यों आपके लग पास? रही है? आप चोर शब्दों के अलावा चोटों की कुछ नहीं प्रयोग कर सरकार है। सकते। आपके चोर चरित्र के चोटों की अंदर सरकार है। उन्हीं चोर वो चोटों दिखा की सरकार है। कांग्रेस का वो चोर चरित्र है, चोटों वो की सरकार काला है और इसी कारण चरित्रहीन से आप है। ऐसे उपयोग चरित्र कर रहे कुछ है ही हैं। नहीं। आपको जनता देख बचपन रही है, में इसीलिए चोरी की, जनता ने जवानी में इस यासी। बार से आपके अपशब्दों को चरित्रहीन नकारा, है, प्रधानमंत्री को प्यार दिया। चरित्रहीन है, और चरित्रहीन है, प्रधानमंत्री जनता की चरित्रहीन सेवा है। कर रहे हैं। अगर चोर आप है, व्यक्तिगत चोर रूप है, से चोर है, मैं दोनों चोर है, दोनों चोर दोनों है। दोनों मेहमानों को मुझे लगता है रोकूंगा। ये मुन्ना खान शब्द का है, शब्द में भी कांग्रेस के रुकूंगा। चरित्र मैं बीजेपी के पास चलूंगा, अवधेश पांडे के पास, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वाणी संयम सीखिए। बहस में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, उसकी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान रखिए। हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे, फंस गए तो माफी मांगते घूमे। मैं नाम लेना नहीं चाहता, इस वक्त ले भी सकता हूं। माफी मांगते घूमे कि प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। बोलने को कुछ भी बोल सकता है कोई, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अशोक जी की पार्टी के एक मित्र ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी, क्या उनकी हालत हुई थी हमको मालूम है। कहां कहां जाके माथा टेका, तब प्राण बचे। राहुल जी ने क्या कहा था? चौकीदार चोर है कहा था ना, उन्होंने नाम नहीं लिया, उसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी ना। अमिताभ जी, आप जानकारी मुन्ना भाई, आपसे तो ज्यादा बहादुर होंगे राहुल जी की नहीं, आपसे कम बहादुर तो नहीं है। आप भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? आप अरे सही बीजेपी और बोलो। जनता दल छोड़ो यार। राहुल गांधी ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें बीजेपी और जनता दल से क्या लेना देना? रिकॉर्ड में एक माफी अरे मांगी, सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने भी मांगी होगी, लेकिन राहुल गांधी ने मांगी। सावरकर ने, अभी रुकिए जवाब। सावरकर ने माफी मांगी, रामकर ने माफी मांगी, श्यामकर ने माफी मांगी, दुनिया ने माफी मांगी, लेकिन क्या इससे यह तथ्य झुटला दिया जाएगा कि राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं ना। ये तथ्य दोपहर के सूर्य की तरह साफ है कि राहुल जी ने कई दफा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, कई दफा अदालतों में कई दफा माफी मांगी। एक वक्तव्य था सारे मोदी चोर होते हैं, उस पर माफी मांगी कि नहीं मांगी? भाजपा क्या करी छोड़ दीजिए, लेकिन जो माफी मांगी वो तो रिकॉर्ड में है मेरे भाई। मांगी ना, राफेल पर माफी मांगी ना, चौकीदार चोर पर माफी मांगी ना। ये बात तो अशोक जी भी जानते हैं, वो कहेंगे नहीं इस वक्त। नया नया रिश्ता जुड़ा है, नया नया समझाना जहां बनता है, वहां थोड़ा चीजें छोड़ लोकलाज में ढक दी जाती है, लेकिन मामला तो है। माफी मांगी तो मांगे मित्र। मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, आपकी कृपा से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। उसके पद का सम्मान होना चाहिए। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या नरेंद्र मोदी हो,
जो प्रधानमंत्री रहा वो देश का चेहरा रहा, इसे कोई इनकार कर देगा क्या? कम से कम इतना संयम तो सीखो मित्र कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जो बहादुर बन रहे थे वो माफी मांगे आए कोर्ट में 4-4 दफे, बोले हुजूर जान बख्शो, गलती हो गई मीलाड। तो जब गुरु माफी मांग लिए तो आप काहे को क्रांतिकारी बनो? जब गुरु जी माफी मांग लिए तो आप अपने क्यों फंसा रहे हो यार? ये सब मत करिए, ये सब भाषा ठीक नहीं। अवधेश पांडे जी, फिर वहीं पर हम आते हैं, एसआईआर का मसला बिहार से उठा, लेकिन वो होता है कि जली तो जली पक्की सिकी खूब। अब ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल, जहां तीनों जगह चुनाव 27 तक हो जाएंगे, इन तीनों में भी एसआईआर होना है, ये तय है, आयोग कह चुका है। कम से कम बिहार को लेके जो गाइडलाइंस बन जाएंगी वो शेष देश में भी काम आएंगी, फिर वहां इतना बवाल नहीं होगा। जो कुछ बवाल है वो एक बार बिहार में हो लेगा, उसके बाद तो गाइडलाइंस तय हो जाएंगी। अवधेश जी, फिर स्टालिन के यहां, ममता बनर्जी के यहां या उत्तर प्रदेश में उतना बवाल तो नहीं होगा? देखिए, शुद्ध मतदाता सूची बनाना जी निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है और निर्वाचन आयोग इसे कर रहा है। परंतु कुछ लोग जो इस देश में बांग्लादेशियों के, घुसपैठियों के और आसिफ मुनीर तक के प्रवक्ता बन बैठे हैं, उनको इस एसआईआर से दिक्कत हो रही है, क्योंकि जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है। और जनता का विश्वास खोने में प्रमुख कारण ऐसे मुन्ना खान जैसे लोगों की बेहूदगी है, जिसे जनता लगातार अस्वीकार कर रही है। एक बार अटल जी ने संसद में बोलते हुए सोनिया गांधी जी को आगाह किया था कि हम बिलो द बेल्ट वार नहीं करते, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि लगातार बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं। तो जो ऐसी बात कर रहे हैं तो जनता इनको नसीहत दिखा रही है। पूरे देश के अंदर अच्छी मतदाता सूची बनेगी और देश के बाहर रहने वाले लोग, देश के इस तरह से लोग जो किसी भी प्रकार से घुसपैठ करके अवैध रूप से मतदान करने की कोशिश करते हैं, देश के किसी भी हिस्से में होंगे, अब वो मतदाता सूची में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक देश एक मतदाता सूची, अच्छी मतदाता सूची बनाने का संकल्प निर्वाचन आयोग का है। मैं राजीव गांधी जी के बारे में एक बात और कह देता हूं। राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव चल रहा था 1991 के अंदर, और राजीव गांधी जी की दुखद मौत हो जाती है। कायदे से तो उसी एक सीट का चुनाव रुकना चाहिए था जिस सीट पर राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के निर्वाचन आयोग ने आगे 3 चरणों के चुनाव रोक दिए थे। पूरे कांग्रेस को मौका दिया था कि राहुल गांधी जी की श्रद्धांजलि लेकर के, मटकी लेकर के पूरे देश में घूमिए, माहौल बनाइए, तब जाकर के चुनाव हो। वो चुनाव आयोग कांग्रेस को पसंद है, और जो निष्पक्षता से अच्छा एसआईआर गठित करके अच्छी मतदाता सूची बनाता वो नहीं पसंद है, क्योंकि ये बेहूदगी करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं। सोनिया गांधी जी कौन है उनके बारे में बताना पड़ेगा क्या? मुन्ना खान जी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताना पड़ेगा क्या? अरे एक प्रचारक जो देशभक्त की भावना को लेकर के पूरे देश में तपस्या करके आज देश के स्वाभिमान को शिखर तक पहुंचा रहा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उसी नरेंद्र मोदी के कारण आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जहां खड़े होते हैं उसके पीछे लाइन शुरू होती है। अब जो नरेंद्र मोदी चलते हैं आगे तो देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष उसके पीछे चलते हैं। आप तो सेना का अपमान करते हो, आप तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हो, आप तो जितना भारत देश का अपमान करते हो, आप तो आसिफ मुनीर की बातों का विश्वास करते हो, आप तो आसिफ मुनीर के प्रवक्ता हो। तो ऐसे बेहूदगी से देश नहीं चलता। देश चलता है स्वाभिमान से, देश चलता है देश प्रथम की भावना से, देश चलता है विकास के मुद्दे से, देश चलता ठीक है अवधेश भाई, ठीक है, समय कम है, समय कम है। एक बात मेरे ध्यान में आ गई, मैं सदन में था, मीडिया गैलरी में, संभवतः 19 का चुनाव था, नेताजी सदन में खड़े हुए लोकसभा में, अशोक जी को स्मरण होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात, नहीं तो अब आगे रहेगा। छोड़िए अवधेश पांडे क्या कह रहे, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी के लिए, सदन में कहा, कान में नहीं,
कान में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये तो कान में नहीं कहा था, ये तो माइक पे कहा था। अब मुलायम सिंह को छोटा नेता तो नहीं मान सकते हम लोग कोई, ना अशोक जी ऐसा कह सकते कि उनको समझ नहीं थी। और उन्होंने भरे सदन में कहा था कि आप जीत के आओ, दोबारा प्रधानमंत्री बनो, कहा था ना। इससे तो कोई विवाद नहीं कर सकता। आज अलायंस है कांग्रेस से, लेकिन उस वक्त नेताजी ने तो बात कही थी। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, यह सचमुच स्तब्ध करने वाली घटना है कि जिस विषय पर संसद का मानसून सत्र कुर्बान कर दिया गया, मानसून सत्र में कोई काम नहीं हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपया पानी में गया जनता का, करदाता का, उस मुद्दे पर आप जमीन पर इतना सीरियस थे। 1,60,000 BLA और 3 टुकरुंटू शिकायतें, 3। पान खा के किधर घूम रहे थे भाई साहब, खैनी रगड़ के बिहार में क्या कर रहे थे? टीवी पे चल रहा था कि इस बूथ में 5 नाम गड़बड़ है, अखबार छाप रहा था उस बूथ पर 4 नाम गड़बड़ है, कोई यूट्यूबर बता रहा था इस बूथ पर 6 नाम गड़बड़ है। आप वो भी जुटा के नहीं दाखिल कर पाए, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरा डंडा लाओ। बोले भाषण बंद करो, आक्षेप बंद करो, जमीन पे जाओ, उतरो, पाए चलो। चल छैया नहीं चलेगा, पांव से गर्मी में भी चलो, बरसात में भी चलो, लेकिन ऐसे ना चलो भैया कि पुलिस वालों के पांव पे गाड़ी चढ़ा दो। 4 पुलिस वालों की टांगे टूट गई। मुन्ना खान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इस संवेदनशील मसले को देखें। अशोक जी आपसे भी कहूंगा, पुलिस के लोग सुरक्षा के लिए हैं, उनके ऊपर यात्रा की गाड़ी चढ़ जाएगी तो उनकी टांगे टूट जाएंगी। 4 लोगों की टांगे चली गई। अभी तो ये और लोग नारा लगा रहे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और टुटाई है। ऐसा होगा क्या? विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाएगी। यात्रा भी ठीक है, लेकिन यात्रा से ज्यादा ठीक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हलफनामा बनवाने में समय दीजिए। हलफनामा से वितृष्णा, हलफनामा नहीं बनवाएंगे, हलफनामा हमारी हैसियत का मामला नहीं है, हम केवल एक बार शपथ लेते हैं, आदि आदि ये सब चीजें अब पुरानी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 तारीख को जब मिलना बाबू तो हलफनामा जेब में लेके आना। अब वहां तो जाने पड़ेगा, वहां बिना हलफनामा के तो अब नहीं हो सकता कुछ भी। और अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, छोटे मोटे लोग भी नहीं, उन्होंने कहा हर पार्टी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी को नोटिस भेजो कि इन पर्सन हाजिर हो और हलफनामा लेके आए। आश्चर्य की बात, जिस इलेक्शन कमीशन को खलनायक बताया जा रहा था, उस इलेक्शन कमीशन की आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। उसने कहा हमारे आदेशों का अक्षरशः पालन किया है चुनाव आयोग ने, और उसने कहा कि चुनाव आयोग ने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया। जिसको आप बता रहे थे कि यही गब्बर सिंह है आयोग, और हम लोग रामगढ़ के ठाकुर हैं और ये गब्बर सिंह है, जो राजनीतिक शोले बनाने की कोशिश हो रही थी। और चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणियां की जा सकती हैं, लेकिन मुन्ना भाई ने कहा कि पुराने नाम क्यों याद आते हैं। इसलिए याद आते हैं क्योंकि शेषन जी एक बड़ा नाम है चुनाव आयोग और चुनाव सुधारों को लेकर भारत में। उन शेषन ने कहा कि राजीव गांधी ने मुझे रात में फोन किया और कहा शेषन, ये नहीं कहा शेषन जी या टीएन शेषन ना, कहा शेषन सीसी को बोलो डेट्स के लिए, ये डेट्स रहेंगी चुनाव में। क्या ऐसे नहीं चलता था चुनाव आयोग? चलता था ना, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। इसलिए कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलता। और अंत में कहूंगा, तर्क का स्वागत होना चाहिए, असहमति का सम्मान होना चाहिए मुन्ना भाई, अशोक जी, अवधेश जी, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए मर्यादा की। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं हो। तर्क का स्वागत, असहमति का स्वागत, विरोध का स्वागत, हर चीज का स्वागत,
असहमति और विरोध सब बन मिलके ही लोकतंत्र बनता है। लोकतंत्र में असहमतियों का स्थान है, लेकिन लोकतंत्र में अभद्रता का स्थान नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। असहमति अलग है, तर्क अलग है, आक्षेप अलग है, आरोप अलग है और अभद्रता अलग है। अशोक जी ने कहा कि मैं प्रमाण लेके बैठता हूं, ठीक बात है, लेकिन उसमें एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी कर दूं, अचानक से ध्यान आ गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के इन एफिडेविट्स का पोस्टमार्टम करके सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ये हलफनामा गलत है, ये सूचना गलत है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।